स्टार्ट कर दीजिए वीडियो। देखिए एवरीवन, इक्विलिब्रियम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वन ऑफ द पार्ट रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा पार्ट क्या रहेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जब इक्विलिब्रियम ही था तो दो पार्ट में पढ़ने का क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअल में इस पार्ट में हम लोग सबको यहाँ ध्यान देना है, इस पार्ट में किसका इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वैसा रिवर्सेबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब है कि रिएक्शन आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है। रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, राइट। तो वैसा रिएक्शन जो रिवर्सेबल हो बट मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, आयन के फॉर्म में नहीं रहे, उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ेंगे। वैसा रिएक्शन जो रिवर्सेबल हो बट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अगर सिंगल आयन भी रहेगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, करेक्ट। इसको मोल कॉन्सेप्ट वाला कॉपी में अगर जगह बचता है तो वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो और भी दूसरा टॉपिक चल रहा होगा। इन केमिकल इक्विलिब्रियम वी स्टडी अबाउट रिवर्सेबल रिएक्शन which are in molecular form। मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब जिसमें आयंस का नॉट ए सिंगल आयन के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल मैं ज़्यादा लेना पसंद करूंगा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, PCl5 कन्वर्टेड टू व्हाट, PCl3 + Cl2। इसमें क्या ये आयन के फॉर्म में है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में है? आयन के फॉर्म में नहीं है, राइट। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में किसको पढ़ेंगे, इन आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। वी स्टडी अबाउट those reversible reaction which are in form of बोलिए इन आयनिक फॉर्म, राइट। अब देखिए, अभी इसके लिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे बट फिर भी समझ लीजिए, आयनिक फॉर्म में है तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद आयन प्रोड्यूस करेगा, राइट। और कोई भी वैसा केमिकल सब्सटेंस जो वाटर आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर स्प्लिट इनटू आयंस, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, राइट। अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा या वो इरिवर्सिबल रहेगा, 100% डिसोसिएट कर जाएगा, राइट। ओके, इसका मतलब सर आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ाने वाले हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, लेकिन मैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी बात करूँगा क्योंकि क्वेश्चन पीएच का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी आता है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी तब सर वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग के सिलेबस में क्या रहेगा, तो भाई यहाँ पे
वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, तब वहाँ पे हम लोग टर्म यूज करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यहाँ पे टर्म यूज करेंगे डिग्री, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे जो रहेगा तो टर्म यूज करेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो भाई आयन कौन कौन देगा, दिमाग दौड़ाइए सर। बी के एसिड, राइट, बी की बेस, या स्ट्रॉन्ग नहीं है, या सॉल्ट। सॉल्ट में कौन किस टाइप का सॉल्ट रहेगा, जो पार्शियल सॉलेबल इन वाटर, पार्शियल सॉलेबल इन वाटर, या अब उसी का कम्बिनेशन बनाते रहेंगे। सर बफर भी होगा, तो बफर इन तीनों के अंदर ही आ जाएगा। बफर तो पक्का नाम सुने होंगे, राइट। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है नहीं, NH4OH aqueous कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस OH माइनस aqueous, हो गया ना। इसको लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। इसका मतलब हम लोग को समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। तो पहले इस सेक्शन को कवर किया जाए। भाई दोबारा इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं A to Z सारा बात करूँगा, ठीक है ना। और अगस्त लास्ट होते होते केमिकल आयनिक दोनों ख़त्म कर दूंगा, ताकि हम लोग कॉन्फिडेंस में आ जाए कि हाँ सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का इन कमांड। केमिकल इक्विलिब्रियम, देखिए इसमें 2 बैच हैं, एक क्रैश कोर्स के भी कुछ बच्चे हैं। आप लोगों को तो मेडिकल का फॉर्म निकल गया ना, नीट का मतलब निकलने वाला है, राइट। डेट तो निकल गया, इस बात में खुशी है। अभी तक सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कम से कम कॉन्फिडेंस आ गया। अब फिर से दोबारा लोग उठेंगे, जागेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम पे लिखिए। जो क्लास असाइनमेंट भेजा हूँ उसका सारा प्रॉब्लम बोर्ड पे डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा या नीट का क्वेश्चन आराम से लगा के आ जाइएगा। पहला पॉइंट लिखिए, ईच रिवर्सेबल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ two reaction. One is forward reaction and other is backward reaction. One is forward reaction and other is backward reaction. एग्जाम यहाँ देखिएगा, इसका मतलब जो भी रिवर्सेबल रिएक्शन है, पहला पॉइंट रहेगा, राइट, उसमें 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं, और जो मैं क्वेश्चन बैंक के थ्रू फिल किया हूँ उसको यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन ए भी पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इरिवर्सेबल। आरसी मुखर्जी में ऐसा भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, ठीक है। तो इसी को लेते हैं। तो आपको लगता है कि 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। एक रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, कौन सा, PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 अब प्लस Cl2। और एक रिएक्शन राइट टू लेफ्ट भी तो जा रहा है, कौन सा, PCl3 प्लस Cl2 कन्वर्टेड इनटू व्हाट, PCl5। तो सर लेकिन फिर भी यहाँ पे, यहाँ देखिएगा एक कन्वेंशन है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेंगे कि लेफ्ट से राइट के लिए मेरा रिएक्टिंग पार्टिकल कौन है, रिएक्टिंग पार्टिकल
PCl5। राइट से लेफ्ट के लिए रिएक्टिंग पार्टिकल कौन है? राइट से लेफ्ट के लिए मेरा ए प्रोडक्ट का काम करेगा, राइट। और लेफ्ट से राइट के लिए मेरा ए प्रोडक्ट का काम करेगा, दिस वन, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कन्वेंशन है कि लेफ्ट से राइट को हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन का नाम देते हैं और राइट से लेफ्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो लेफ्ट से राइट को नाम देंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। स्टडी को आसान बनाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। और राइट से लेफ्ट को क्या नाम दिया गया है? बैकवर्ड डायरेक्शन, वेरी गुड। तो मेरा क्वेश्चन है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं? एक लाइन लिख लीजिए। दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन is called irreversible reaction। देखिए जेई के क्वेश्चन में एक कहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा छोटा बातों लोग पूछ लेते हैं, बड़ा दिमाग लगा कर पूछते हैं। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन रहेगा, 4 रिएक्शन रहेगा और उसमें आपसे पूछा जाए किसमें पॉसिबिलिटी इरिवर्सिबल का सबसे ज़्यादा रहेगा। तो आपको नहीं पढ़ाए हैं बट थोड़ा तो पढ़ाए, आप लोग जानते होंगे ली-चेटेरे प्रिंसिपल। अब हाँ ना बोलेंगे ही नहीं, बड़ा समस्या हो जाता है। ली-चेटेरे प्रिंसिपल सुने ही नहीं नाम आज तक लाइफ में। 12th वाला का तो 11th मिशन 11 पास के लिए, जो कि 11th का उतना एग्जाम हुआ नहीं पर पढ़ाए थे थोड़ा बहुत, राइट। तो ली-चेटेरे प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जिसको रिमूव करते हैं रिएक्शन उसके तरफ जाता है, राइट। और तो यहाँ पे KCl प्लस AgNO3 क्या बनेगा? AgCl प्लस KNO3, राइट। भाई ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, राइट। और जो प्रेसिपिटेट हो गया वो अब रिएक्शन का पार्ट नहीं रहा, वो तो जाके बॉटम में बैठ गया, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या सीखा है? इन जनरल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कौन सा? जो ऐसा जिसमें आपको पता है कि ये प्रेसिपिटेट होगा। तो जनरली हैलाइड्स आर सॉलेबल एक्सेप्ट कुछ हैलाइड को छोड़कर, जिसमें एक AgCl भी है, राइट। इसका मतलब है कि इन जनरल ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ये भी आपको कहीं पे काम में आ जाएगा, करेक्ट ना। तो एक्चुअली AgCl बन रहा है और बैठ रहा है, तो पीछे जाने का चांस है। पीछे आने के लिए क्या चाहिए? AgCl चाहिए था सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में AgCl है ही नहीं, कहाँ है? जाके बॉटम में बैठ गया, करेक्ट। इन जनरल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर, अच्छा नाइट्रोजन के लिए 5th A लिखना चाहिए या 5th B? पीरियोडिक यही लिखना चाहिए ना। P ब्लॉक के लिए तो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। कल 11:30 बजे रात में एक 11th क्लास का स्टूडेंट बोले कि सर सब जगह B है NCERT में। NCERT का एक पीरियोडिक टेबल निकाल के मुझे फोटो खींच के भेजा। आप लोग भी एक बार देख थोड़ा क्रॉस चेक कीजिएगा। तो 5th भी तो बिल्कुल है क्या? तो मैम उनको बोला थोड़ा गूगल कर लीजिए, गूगल में सब जगह मिलेगा आपको, यही लिखा हुआ, राइट। और ये होना भी चाहिए। बड़ा समस्या है। अब उनको 5-6 महीना मुझे इस बात को बताने में लगेगा कि भाई NCERT से आगे का भी दुनिया है। अभी जस्ट 10th 11th में आए हैं और NCERT को एकदम ब्रह्मास्त्र मान लिए हुए हैं। देखिए इन जनरल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल।
या एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं क्या मिलता है एवरीवन? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कोई भी ऐसा रिएक्शन, यहाँ देखिएगा, कोई भी ऐसा रिएक्शन जहाँ पे गैस इन्वॉल्व है, अगर उसको ओपन कंटेनर में करते हैं, कौन सा कंटेनर में? ओपन कंटेनर में, तो रिवर्सेबल रहेगा या इरिवर्सेबल होगा? भाई गैस है, उड़ जाएगा, राइट? तो इफ सेम रिएक्शन, इफ दिस रिएक्शन अकर्स इन ओपन कंटेनर देन इट बिकम्स इरिवर्सेबल। बट इसी रिएक्शन को अगर क्लोज कंटेनर में करेंगे, ठीक है एवरीवन, तो ए रिवर्सेबल हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा सर? यहाँ पे CO2 को जाने ही नहीं दिए, तो कंटेनर में ही रहा, तो इसके साथ रिएक्ट करके फिर क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इसका मतलब दोज गैसियस रिएक्शन विच आर इन क्लोज कंटेनर इट माइट बी रिवर्सेबल, बट ओपन कंटेनर में रहेगा तो इरिवर्सेबल रहेगा, करेक्ट? अब एक और पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, इन केस ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन, इन केस ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, forward reaction and backward reaction may be proceed with different rate, may be proceed with different rate, comma, but at one stage two opposite reaction proceed with same rate, two opposite reaction proceed with same rate, then it is said to be reaction achieved या reaction reaches at equilibrium point, then it is said to be reaction reaches at equilibrium point। अब एक मिनट रुकिएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या बोला गया? व्हाट द क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट? मान लेते हैं कि मैं कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहा हूँ, ठीक है? तो हो सकता है कि जिस टाइम पे हम लोग स्टडी करना स्टार्ट किया t=0 पे, तो हो सकता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का अलग अलग रेट हो, करेक्ट? लेकिन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम rate of forward reaction must be equal to rate of what? Backward reaction, correct everyone? यही मेन की पॉइंट है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने का मतलब होता है कि दोनों डायरेक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया है? सेम हो गया, करेक्ट? यस, हो गया ना?
इसका मतलब मैंने एक केस बनाया जिसमें बोला गया है कि लेट अस सपोज रिएक्शन स्टार्टेड विथ ए ओनली, मतलब रिएक्शन जब t इक्वल टू 0 पे, कैसे हम लोग कीटो इनॉल टोटोमिज्म पढ़ते हैं, राइट। पहले फ्रेशली कीटोन बनाए, आफ्टर सम टाइम उसमें वहाँ पे कीटोन भी है और इनॉल भी है, राइट। वैसे ही मान लेते हैं कि मैंने एक सपोज किया कि इफ़ रिएक्शन स्टार्टेड विथ ए, मतलब t इक्वल टू 0 पे सिर्फ आपके पास क्या है, a है, इज इट राइट। तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम, एक मिनट, इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पे सिर्फ आपके पास a है, तो t इक्वल टू 0 पे रिएक्शन सिर्फ वन डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। वजह सर b है ही नहीं, b है आपके पास। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने के लिए ओवरऑल नेट रिएक्शन को किधर जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, राइट। इसका मतलब इस केस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नीट वाले बच्चे समझिएगा, एक केस दिया जाएगा कि इफ रिएक्शन स्टार्टेड विथ ए ओनली देन फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट ओवरऑल नेट रिएक्शन प्रोसीड इन विच डायरेक्शन, फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आए हैं तो ओवरऑल नेट। तो इस केस में क्या रहेगा सर, जब इस सिचुएशन को लेकर काम करेंगे तो इनिशियली फॉरवर्ड रेट ज़्यादा रहेगा और बैकवर्ड रेट कम रहेगा, करेक्ट। बट एज टाइम पासेज ए का अमाउंट क्या होगा, कम होते जाएगा, अब बी का अमाउंट ज़्यादा होते जाएगा। एज टाइम पासेज ए का अमाउंट कम होते जाएगा और बी का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बी बनना स्टार्ट होगा तो ये भी तो रिएक्शन करके बैकवर्ड की तरफ आएगा। इसका मतलब इसका यस, बट इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अभी भी कम है, किससे, फॉरवर्ड से। अब धीरे धीरे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन से और भी बढ़िया समझ लीजिएगा, बट अभी के लिए मुझे ग्राफ सिखाना है इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सर इस केस में इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था और रेट ऑफ बैक, ये t इक्वल टू 0 का मैं बात कर रहा हूँ, t इक्वल टू 0 पे आपके पास ये था क्या, b नहीं था, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो 0 था और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ही सिर्फ था, करेक्ट। इसका मतलब है कि सर a वैल्यू 0 है और ये 0 नहीं है, तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, इसका छोटा होना पड़ेगा, तब तो जाकर इक्वल होगा। इसका मतलब एज टाइम पासेज ए बी में कन्वर्ट होते रहेगा। तो सर जब ए बी में कन्वर्ट होगा तो क्या ए बी उस टाइम पे रेस्ट में रहेगा, नहीं, रेस्ट में नहीं रहेगा भाई। जैसे ही बी बनेगा तो ए भी एक्चुअली रिएक्शन करके पीछे आएगा, बट ओवरऑल नेट रिएक्शन जब तक इस केस में इक्विलिब्रियम पे नहीं आते हैं तो उस टाइम तक ओवरऑल नेट रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब फॉर दिस सिचुएशन ओवरऑल रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक मिनट, आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे तो क्या है, ए का अमाउंट टाइम के साथ कम होगा, ज़्यादा होगा या कांस्टेंट हो जाएगा, या ए और बी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। यस, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करने का मतलब पहला पॉइंट हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी, जैसे ही रेट इक्वल हुआ तो मान लेते हैं कि जिस टाइम पे रेट इक्वल हुआ है उस टाइम पे हो सकता है कि इसका 6 मोल पर लीटर बचा हुआ हो और इसका 4 मोल पर लीटर, करेक्ट। इसका मतलब इक्वल हो भी सकता है और इक्वल, लेकिन जब आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आपने ऑब्जर्व किया कि इसका 6 मोल पर लीटर है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के आने के बाद वो ऑल द टाइम 6 मोल पर लीटर ही रहेगा अनटिल अनलेस फिर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना किया जाए, राइट। और इसका क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करने के बाद 4 मोल पर लीटर ही रहेगा, एग्री ना। इसका मतलब दिमाग में आएगा क्या सर उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया, स्टैटिक हो गया, भाई अभी भी रिएक्शन हो रहा है, डायनेमिक ही है, राइट। रिएक्शन अभी भी हो रहा है, तो फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क ये पड़ रहा है कि मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में इसका 1 मोल इधर गया तो उसी 1 सेकेंड में बी 1 मोल ए का दे देगा, तो रिएक्शन अभी भी हो रहा है बट इक्वल रेट से हो रहा है। तो इसका
ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन रुक गया क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया टाइम के साथ, तो कांस्टेंट रिएक्शन हो रहा है, बट जितना खर्च इसका हो रहा है ए का, उतना ही उसी टाइम में बन जा रहा है, करेक्ट ना? इसलिए रिएक्शन लुक्स लाइक स्टैटिक, बट एक्चुअली इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज अभी भी ये डायनेमिक ही है। एग्री? लास्ट में इस पे कंक्लूजन, तो यहाँ देखिए, तो सर अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज चलिए एक कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया इस सिचुएशन के लिए, केस फर्स्ट के लिए, करेक्ट? तो इसमें आप बता सकते हैं इस ग्राफ को देखकर कि कौन सा ग्राफ रिएक्ट ए का है और कौन सा ग्राफ बी का है, मतलब कौन सा रिएक्टेंट का है, कौन सा प्रोडक्ट का है। वजह सर ओके कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट जाता हो जा रहा है, और जहाँ से एक कांस्टेंट हो जाएगा ना, जहाँ से आपको लग रहा है कि एक कांस्टेंट हो गया, वही आपका इक्विलिब्रियम टाइम है, राइट? इसका मतलब ये बी का था और ये ए का था। इक्विलिब्रियम पॉइंट किस पॉइंट, अच्छा इक्विलिब्रियम ए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहले आएगा, बी पहले आएगा, या दोनों एक साथ आएगा? दोनों के बीच में ही तो इक्विलिब्रियम है, तो दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे आएगा, सेम टाइम पे आएगा, तो सेम टाइम से कांस्टेंट होगा नहीं? यस। इज इट कंपलसरी कि बी ऑलवेज ऊपर रहेगा और ए नीचे रहेगा? इसका बी ऊपर रहेगा, ए नीचे रहेगा, इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि बी का अमाउंट ऑलवेज ज़्यादा रहेगा। इट इज़ नॉट कंपलसरी। अगर इसी जो फर्स्ट केस के सिचुएशन के ग्राफ, अच्छा मैंने बी का ग्राफ यहाँ से क्यों स्टार्ट किया एवरीवन? ओके, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए का हो और ए बी का हो सकता है ना? क्यों सर? ए भी तो पॉसिबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए, जब तक नहीं पता है। और सर ए भी हो सकता है कि बी ऊपर जाए ही नहीं, राइट? ए हो सकता है या नहीं हो सकता है, सबसे पूछ रहे हैं। इसका मतलब सर जितना केस हो सकता है सब हम लोग ले लिए। बी का अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और ए के बराबर भी हो सकता है, राइट? इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि इसका अमाउंट ज़्यादा, इसका अमाउंट कम, या अमाउंट इक्वल। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन तो बच्चों को ये रहता है, वो सोचते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। इक्वल नहीं होता, उसका रेट इक्वल होता है, राइट? इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बी का अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी रहेगा आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? इसका मतलब है कि फॉर द फर्स्ट केस और इन सारे केस में, इन तीनों ग्राफ में इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने के लिए रिएक्शन को ओवरऑल किस डायरेक्शन में प्रोसीड किया गया, यही ऑब्जेक्टिव का पार्ट रहेगा। इन दिस सिचुएशन for achieving the equilibrium point इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंचने के बाद थोड़े आपसे कोई पूछेगा कि ओवरऑल किस डायरेक्शन में जाकर आपने इक्विलिब्रियम पे, आप तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गए, राइट? इन दिस सिचुएशन फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट ओवरऑल रिएक्शन proceed in which direction?
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कब तक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? बिटवीन टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। क्या मैंने सही लिखा? आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट, फिर तो फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का इक्वल हो जाएगा, करेक्ट? इसको हटाया जाए। थर्ड वाला में अभी भी ए से ही स्टार्ट किए हैं। टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे आपसे कोई पूछेगा आपके हाथ में क्या है? बी है क्या टी इक्वल टू 0 पे? सिर्फ क्या है? ए है ना। इसका मतलब आपके पास टी इक्वल 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो बी था ही नहीं, सिर्फ ए था। तो रिएक्शन कौन करेगा? ए करेगा। और किस में कन्वर्ट होगा? तो थर्ड वाला सिचुएशन सिर्फ ये था कि ए का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अमाउंट ज़्यादा रह गया और बी का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट कम रहा। तो तीनों केस मैंने ग्राफ में दिखाया। ए और बी का अमाउंट इक्वल भी हो सकता है, ज़्यादा भी होता है और कम भी हो सकता है, करेक्ट? इसमें अभी भी लेकिन स्टार्ट कहाँ से किए हैं? टी इक्वल टू 0 पे जो आपके हाथ में रहेगा वहाँ से ही तो चीज़ें स्टार्ट होगा, करेक्ट? चलिए एवरीवन, यहाँ तक हो गया ना? अब केस सेकेंड का मैं डायग्राम बनाता हूँ, ग्राफ। और ग्राफ देखकर आपको बताना है और इसी रिएक्शन के लिए केस सेकंड में पहले ही मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब ग्राफ देकर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, पहला ये ग्राफ दे दिया जाएगा, राइट? और तब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट रिएक्शन ओवरऑल प्रोसीड इन विच डायरेक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाकर इक्विलिब्रियम को अटेंड किया। फॉरवर्ड नहीं भाई, ध्यान से देखिए। आपके पास t इक्वल टू 0 पे आपके हाथ में क्या था? ए था। आपके पास सिर्फ b था ना एवरीवन? आपके पास ए नहीं था, राइट? सिर्फ b था। ग्राफ तो यही बोल रहा है। ग्राफ देखिए, ग्राफ सब कुछ बोलता है। ग्राफ को बस पढ़ लीजिए। ग्राफ का इतना बढ़िया क्वालिटी होता है, वो सब कुछ बता देगा। ग्राफ ही तो बता रहा है कि टी इक्वल पे मेरे हाथ में ए नहीं है, मतलब बी है, तो आपने सिर्फ बी बनाकर छोड़ दिया। तो भाई बी बना के छोड़ दिया तो ए में कन्वर्ट होगा, और ए में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब टी इक्वल टू 0 पे इस ग्राफ को देखकर तो यही लगता है ना कि सर इस ग्राफ को अगर एनालाइज करेंगे तो टी इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 0 रहा होगा। मैं सही बोला? ये है ही नहीं, तो फॉरवर्ड की तरफ कुछ रिएक्शन होगा क्या? और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 नहीं रहा होगा। इसका मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अब क्या होगा? बी कंज्यूम होगा, खत्म होते रहेगा, और ए बनते रहेगा। जैसे ही ये बनना स्टार्ट होगा तो फॉरवर्ड तब जाना स्टार्ट करेगा। बट कब तक फॉरवर्ड कम रहेगा और कब तक बैकवर्ड ज़्यादा रहेगा? तो सर एज टाइम पासेज बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन कम होते जाएगा और फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होते जाएगा। इज इट राइट? ओके। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, राइट? इसका मतलब इन दिस रिएक्शन कंक्लूड कर सकते हैं ना कि फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट ओवरऑल नेट रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन टी इक्वल 0 टू टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। उस टाइम इंटरवल में ओवरऑल रिएक्शन किधर गया होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा ऑब्जेक्टिव पकड़ पाएंगे ग्राफ देखकर?
इसमें भी तो 3 सिचुएशन हो सकता है। कौन कौन सा सिचुएशन हो सकता है सर? इस केस में बी कम है, बी और ए इक्वल भी तो हो सकता है, करेक्ट। और बी कम भी हो सकता है और सॉरी बी ज़्यादा भी हो सकता है और ए कम भी हो सकता है। ए बी का है और ए का है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? और इन फिगर फर्स्ट, इन फिगर सेकंड एंड फिगर थर्ड, इन तीनों केस में फॉर दीज 3 केसेस इक्विलिब्रियम अचीव्ड when net reaction proceed in रिवर्स, बैकवर्ड को रिवर्स में बोलते रहते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन बिटवीन, कहाँ से कहाँ के बीच का मैं बात कर रहा हूँ? ठीक भैया। चलिए, तो पहला केस जब लिए थे वहाँ पे थोड़ा जगह है आपके पास? फर्स्ट केस का 3 ग्राफ ड्रॉ किया, वहाँ पे थोड़ा बहुत जगह है, और नहीं जगह तो थोड़ा जगह बनाइए। केस फर्स्ट में का यहाँ देखिएगा, केस फर्स्ट में अगर ये आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, यहाँ देखिए, और ये जो मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ दे रहा हूँ वो एग्जैक्ट ग्राफ है या एक रफ एस्टिमेट है? मुझे नहीं पता है कि भाई कि वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा या लिनियरली इंक्रीज करेगा, मुझे तो नहीं पता अभी तक। एक मोटा मोटी ये जो ग्राफ दिखाए हैं ना, अब इसको रिजिड होकर मत पकड़ लीजिएगा कि सर ने तो ऐसा ड्रॉ किया, इसका मतलब ऑलवेज ऐसा रहेगा। अभी जब मुझे पता ही नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का इक्वेशन क्या है, तो एक मोटा मोटी इतना पता है कि डिक्रीज होगा, इतना पता है कि बी कम होगा, बट बी का कम होने का कुछ और भी इक्वेशन हो सकता है, हाइपरबोलिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लिनियरली भी हो सकता है, राइट। इसलिए जस्ट एक रफ में आइडिया लिया कि अगर होगा तो शायद कम, इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, ये पता है कि ज़्यादा कम होगा, एक रफ एस्टिमेट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, केस फर्स्ट में किसका रेट ज़्यादा था? कि t = 0 पे किसका रेट ज़्यादा था और किसका रेट 0 था? केस फर्स्ट में इसका केस फर्स्ट नहीं भाई, केस फर्स्ट, ओहो, केस फर्स्ट मैं बोल रहा हूं, इसका केस फर्स्ट ले लिए क्या? ये तो केस सेकंड का 3 डायग्राम है। केस फर्स्ट में किसका रेट, बी का बैकवर्ड तो 0 था ना, मतलब बैकवर्ड 0 था, राइट। t = 0 पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 था, क्योंकि आपके हाथ में बी था ही नहीं, करेक्ट। यस, इसका मतलब है कि t को यहाँ देखिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट के जहाँ पे आता है उसके बाद रेट सेम हो जाता है, एग्री ना। आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऊपर नीचे अब नहीं रहेगा ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम का करेंगे, तो यही तो क्राइटेरिया था। क्या क्राइटेरिया था? कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू, कौन सा नहीं, इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब फर्स्ट केस का अगर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो एक किसका ग्राफ रहेगा? दिस वन, फॉरवर्ड का, करेक्ट। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते, बड़ा समस्या हो जाता है मुझे। एक किसका रहेगा? बैकवर्ड का। बैकवर्ड का 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं कि सर मेरे पास बी था ही नहीं, राइट, इनिशियली।
तो इसका मतलब बैकवर्ड का रेट बढ़ना स्टार्ट करेगा और फॉरवर्ड का कम होना स्टार्ट होगा, और एक टाइम पे दोनों का रेट क्या हो जाएगा, और जहाँ पे इक्वल होगा वही तो टी इक्वल टू टी, कांस्टेंट नहीं, इक्वल इक्वल हो जाएगा। जिस टाइम पे इक्वल होगा उसके बाद वही वैल्यू रहेगा, राइट, अनटिल अनलेस आप कोई आप उसको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कांस्टेंट बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे या कांस्टेंट बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आफ्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे, मे और मे नॉट बी इक्वल, बट रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ आफ्टर इक्विलिब्रियम इक्वल बोलेंगे, राइट। तो एक ग्राफ था फर्स्ट केस के लिए, इसका मतलब सो मेनी टाइम्स आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देख के रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया जाएगा, तो आप देख लेंगे ना। या ऐसे यहाँ देखिए उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन एक ग्राफ देखकर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा जाएगा तो उसका 3 ऑप्शन रहेगा, तीनों, राइट। एक अपने ज़्यादा भी रहेगा, कम भी रहेगा, इक्वल भी हो सकता है, करेक्ट। बट तीनों ग्राफ देख करके ये पूछा जाएगा तो सिर्फ यही एक ग्राफ रहेगा। आपने समझे मैंने क्या बोल दिया एक साथ? फर्स्ट केस का तीनों ग्राफ के लिए यही रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ रहेगा, राइट। तीनों केस के लिए सेम एक रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ, बट वन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए 3 ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का हो सकता है, राइट। भाई उस 3 के लिए एक, तो इस एक के लिए वो 3, सिंपल सा लॉजिक है ना। ये तो लगता है कि 1 1 on 2 जैसा कुछ आ गया, फंक्शन वाला बात। यस, हाँ, चलिए फर्स्ट केस का जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया हो वो किसके लिए ड्रॉ किया? फर्स्ट केस में 3 ग्राफ था ना कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए, उन तीनों के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, राइट। अब उसका उल्टा बोलिए, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को देखकर अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ए और बी का अगर ड्रॉ किया जाए तो कितना सिचुएशन हो सकता है? सिर्फ ओनली वन या ऑल दिस 3 सिचुएशन? उस 3 ग्राफ के लिए एक ग्राफ, तो इस एक ग्राफ के लिए वो 3 पॉसिबिलिटी, वही मैं बोल रहा था, ठीक है, हो गया ना। चलिए केस सेकेंड के लिए, इन तीनों ग्राफ के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो t इक्वल टू 0 पे किसका रेट ऑफ रिएक्शन 0 रहेगा? फॉरवर्ड का 0 रहेगा, इज इट राइट? तो फॉरवर्ड का यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड का ही तो था t इक्वल 0 पे, और यहाँ पे आके एक टाइम पे इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब सेकेंड केस के लिए एज टाइम पासेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगा, और एक टाइम पे दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। जहाँ से इक्वल दिखा तो वो इसका मतलब हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ चुके हैं, राइट। तो ये ग्राफ इसके लिए है, इसके लिए है, उसके लिए है, या तीनों के लिए ग्राफ है? तो इस ग्राफ के लिए कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का? ये तीनों होगा, वही मैं बोल रहा था, राइट। हो जाएगा ना। इसको हटाया जाए एवरीवन। किसके आ रहे हैं इस इक्वेशन में? कहाँ मिला था आर्यनिस इक्वेशन? पढ़े थे ना। इसमें बोलते कि तो आप कभी कम भी पढ़ो। जो पढ़े थे वो आर्हेनियस इक्वेशन में, उसमें आर्हेनियस इक्वेशन एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन के लिए था ही नहीं, वो तो रेट कांस्टेंट के लिए था। आर्हेनियस इक्वेशन कॉन्सेंट्रेशन के लिए कहाँ दिए थे? K इक्वल टू ए माइनस EA/RT, राइट। दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। ये तो K वर्सेस रेट कांस्टेंट वर्सेस टाइम टेम्परेचर का ग्राफ है, इक्वेशन है। आर्हेनियस तो आगे जब पढ़ाएंगे तो ये इसका एक्सपोनेंशियल रहेगा, तो बट यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अब तुम बोलते तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए बोल देते हैं,
उसमें केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट लाइन रहता है। फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ एक्सपोनेंशियल रहता है। सेकंड ऑर्डर में हाइपरबोलिक होता है। थर्ड में भी हाइपरबोलिक हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। इसलिए अभी थोड़ा वेट रखना, इतनी वेट करना है, बिकॉज हम लोग को जो नहीं पता है कैसे डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का अलग अलग फंक्शन हो सकता है। बाई वर्सेज एक्स, इज इट कंपल्सरी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन रहेगा? इट मे बी हाई पैराबोलिक होगा, सर्कल हो सकता है। ये दूसरी बात है कि सर्कल रहेगा तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, राइट? यहाँ तक समझ पाए? वेदांग समझ में आया? स्कूल वगैरह मैनेज है, हो जाएगा ना? कोई इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक। क्योंकि भाई आप लोग का मोटा मोटी 6 to 7 मंथ है जेईई मेन के लिए, और इसमें सब कुछ पढ़ के रिवीजन कर जाना है। नहीं तो जेईई मेन का पहला एग्ज़ाम अगर अच्छा हो जाएगा, ये मान लीजिए एडवांस क्रैक कर लीजिएगा, आई एस श्योर। क्योंकि वही पहला जो हडल है ना, वो अगर हो जाएगा, और उसमें इतना बढ़िया से आप लोग को तैयारी करवाया जा रहा है, इतना प्रॉब्लम करवाता हूँ और करवा रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं छोड़ रहे हैं। उतना जो देते हैं उतना अगर बना ले कोई, तो भाई 75 में से कम तो 60 तो आराम से लगा के आ सकता है। 55 उसके लिए स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। उतना छोड़िए, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का भी कोई मार्क्स ले आएगा, 200 में उसका 99.8 परसेंटाइल आ जाएगा। 200 मार्क्स में फर्स्ट अगर जेईई मेन में का मैं बात कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन का। फिर पहला कोर्स जेईई मेन में 50 क्वेश्चन का मार्क्स ले आइए, सेकंड जेईई मेन में बैठने का रिक्वायरमेंट नहीं, आराम से उसी टाइम से एडवांस तैयारियाँ स्टार्ट कर दीजिए। क्रैश कोर्स का तो क्लास चल रहा है, प्लानिंग यही है। फॉर व्हाट? किसका? तो पूरा खोलकर बोलिए कि प्लानिंग का मतलब क्या है, आप क्या चाहते हैं। जैसे मेरे दिमाग में तो प्लानिंग पहले बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा हूँ। जैसे आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ यस, उस देखे नहीं कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करवा दिया बहुत फास्टली। आपके साथ ही स्टार्ट किया था 12th वालों को, इनका 50% भी अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म नहीं किया है, और आपका ख़त्म कर चुका, राइट? आपके साथ ही बैठे हुए हैं। आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल से लेकर वहाँ तक पूरा पार्ट कवर कर दिया। आइसोमेरिज्म का जो पार्ट बचा हुआ उसको भी कवर करवा दूंगा। फिर इस तरफ हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी ओवरलैपिंग सब कवर कर दिया, राइट? केमिकल स्टार्ट कर दिया हूँ। अब ये अगर माइंड में चल रहा है तो फ्रैंकली बोल रहा हूँ, झूठ बोलकर एडमिशन भी नहीं लेता हूँ। कोई पेरेंट्स आते भी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द 2 ईयर सिलेबस जस्ट बाई टेकिंग 45 डेज क्लास, इज इट राइट? तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, इतना सुबह से शाम तक आपको क्लास लग रहा है, राइट? 4 क्लास तो मिनिमम, 3 क्लास 4 क्लास। और उसके बाद इसी वीक से जैसे ही डेट अनाउंस हुआ है तो मेरे माइंड में पैरेलल चल रहा है, तो आपको ध्यान में रखते हुए शाम में भी मैं अपना खुद का ही क्लास बढ़ा लूँगा आपके बैच के लिए, ठीक है? ताकि मैक्सिमम जितना बेनिफिट हो सके। बट उसमें अगर आपके लिए मैं एक काम ये कर दूं कि बहुत घबरा कर, एकदम कुछ हो गया एकदम घबरा कर, तो घबराहट में और भी ख़राब हो जाएगा प्लानिंग। कम जो भी पढ़े हैं उसको अच्छे से पढ़ लें ताकि उस पार्ट से क्वेश्चन लगा के आ सकें, राइट? और अगर आप आसाम से बिलोंग करते हैं और बहुत कूल माइंड से, अगर अस्थिर दिमाग से भी कोई जेईई मेन में बैठ जाए और ज़्यादा नहीं 25 क्वेश्चन का भी मार्क्स अगर ले आते हैं, किस कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं या ओबीसी से हैं? जनरल से 25 क्वेश्चन का भी अगर मार्क्स ले आइएगा स्टूडेंट, 100 मार्क्स, एटलीस्ट एनआईटी सिलचर में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा।
आई एश्योर यू। पिछले 5 साल का तो यही सीन है। और 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के लिए हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन करेक्ट करना है। तो हर सब्जेक्ट का 10 ईजी क्वेश्चन को आपको देखना है, करेक्ट। अगर प्लानिंग का पार्ट मुझसे प्लानिंग पूछेगा तो अब उसमें अगर आपने आपको आप ओवर कर लीजिएगा कि नहीं मुझे 75 में सारा क्वेश्चन बनाना है, तो आप भी अपना रियलिटी जानते हैं, राइट। सबसे अच्छा जज कोई भी इंसान खुद का खुद ही होता है, कोई दूसरा जज नहीं कर सकता। आपके अंदर का मैं झाँक कर नहीं देख सकता हूँ। आप जान रहे हो कि मेरा क्या कंडीशन अभी है, आप कितना पढ़ कर आए हैं, राइट। तो अभी अपने अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट डिसीजन क्या रहेगा कि जिस पे अभी आपको कॉन्फिडेंस है उसी टॉपिक को रिवीजन कीजिए, जिस पे लगता है कि जिस पार्ट से मैं बना सकता हूँ। अभी कोई नया चैप्टर उठा लीजिएगा तो 15 दिन में आपको समझ में आएगा। न्यू टॉपिक, बिल्कुल इंटायरली न्यू। मैं समझा सकता हूँ आपको, क्योंकि आप उस टाइम पे मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को समझ रहे हैं। बट खुद से कोई न्यू टॉपिक का स्टार्ट करना नहीं लगता, इस टाइम डेंजर हो जाएगा आपके लिए। इसलिए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर सही सजेशन एकदम फ्रूटफुल कटु सत्य, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, चाहे केमिस्ट्री में जो भी 2 साल में पढ़े हैं, फिजिक्स में, मैथ में, उस पार्ट को रिवीजन कीजिए और फार्मूला लिखिए, ठीक है। बहुत फ़ायदे में रहिएगा। और बस 30 क्वेश्चन का भी मार्क्स आ जाएगा, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज द की पॉइंट। लास्ट मोमेंट में यही कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट में पूरे सिलेबस को लेकर सबका 200 क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं हो पाएगा। एक ही सब्जेक्ट बनाते रह जाइए, एक चैप्टर बनाते रह जाइएगा, राइट। इसलिए मैं अपने तरफ से तो मैं ट्राई करूँगा ही, बट देख ही रहे हैं क्लास तो लग ही रही है और मैक्सिमम क्लास का प्लानिंग करके उसी अकॉर्डिंग बढ़ भी रहे हैं। एनीवे, बट मेरा थोड़ा थीम अलग है। जो पढ़ाएंगे या तो नहीं पढ़ाएंगे उस टॉपिक को, पढ़ाएंगे तो भाई उससे फिर आप हम लोग केमिकल को टाइम दे रहे हैं ना। अब इससे अगर टाइम दे दिया और इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो और भी ज़्यादा सुसाइडल हो जाएगा, ये राइट। तो अब टाइम दे रहे हैं तो कम इससे तो क्वेश्चन पकड़ में आ जाए, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शुरू किया हूँ, करेक्ट ना। चलिए केमिकल अभी अब थर्ड केस का लेते हैं, ठीक है। और जो पूछेंगे उस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, रिएक्शन स्टार्टेड विथ ए ओनली, स्टार्टेड विथ बी ओनली, या दोनों को लेकर रिएक्शन स्टार्ट किए हैं। या सर T=0 पे मेरे पास B भी था और A भी था, राइट। देखिए ग्राफ कैसे बोलता है। T=0 पे इसका मतलब आपने T=0 पे दोनों थोड़ा थोड़ा रखा, राइट। A भी आपके हाथ में है, B भी है। अब पूछ रहे हैं कि T=0 पे B है A एंड B बोथ, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे किस डायरेक्शन में जाकर इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव किया अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं, फॉरवर्ड। देखिए ए का अमाउंट कम हो रहा है, राइट। अब बी का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, अब तब जाकर कांस्टेंट हुआ है, नहीं। इसका मतलब है कि ए कंज्यूम हो रहा है और बी बढ़ रहा है। तो ग्राफ तो मुझे यही बताया। तो जिस T=0 के बाद जिसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, मतलब वो प्रोडक्ट बना हुआ है। इसका मतलब है नहीं लग रहा कि ए का अमाउंट कम हुआ है अब बी का अमाउंट ज़्यादा हुआ है, इज इट राइट। इसका मतलब दिस ग्राफ, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर एक ग्राफ नहीं देते, ध्यान से समझिएगा बातों को, अगर एक ग्राफ नहीं देते और तब बोलते हैं कि T=0 पे मेरे पास ए भी है और इसका कॉन्सेंट्रेशन C0A है और B भी है, इसका कौन C0B है। ये ग्राफ नहीं देते, सिर्फ इतना बोल देते हैं और तब बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट रिएक्शन प्रोसीड इन विच डायरेक्शन। नहीं, तब अगर ग्राफ नहीं देते और फिर ऐसे देते क्वेश्चन को
तब आगे चलकर पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर में। तो सर इसका QC निकालते हैं, थोड़ा बहुत तो याद होगा, और QC का KC के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। क्या करते हैं, एक KC के जैसा ही टर्म डिफाइन किया था QC, राइट। अभी लिखना नहीं है, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। मतलब एक ग्राफ नहीं देते तो सर, ग्राफ नहीं देते तो मुझे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देना पड़ता, और तब यहाँ पे t=0 पे मैं KC के जैसा ही एक टर्म डिफाइन करता QC, और उसको QC और KC को कंपेयर करके फिर बताते हैं कि किधर जाना है, करेक्ट। थोड़ा बहुत समझ गए ना कि मैंने क्या बोला। लेकिन अगर ग्राफ दे दिया तो आप ग्राफ देने के बाद क्या मुझे KC और QC ये सब काम करने का रिक्वायरमेंट है, या ग्राफ खुद ही बोल रहा है, ग्राफ खुद ही बोल। This graph indicate that reaction proceed in forward direction. For what? For achieving, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन बैकवर्ड का नहीं हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर अचीविंग व्हाट, अचीविंग द इक्विलिब्रियम। यस, इसका मतलब है कि t=0 पे इस ग्राफ को देखकर ऑप्शन ऐसे सेट कर दिया जाएगा, t=0 पे ऑप्शन ए RF ग्रेटर देन RB, ऑप्शन बी RF लेस देन RB, ऑप्शन सी RF इक्वल टू RB, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा फॉर दिस ग्राफ? यस, RF ग्रेटर देन RB, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसका मतलब इस ग्राफ को देखकर R वर्सेस T का अगर ग्राफ पूछा जाएगा, कैसे बनाइएगा, ड्रॉ करिए तो थोड़ा आप लोग ट्राई कीजिए। दोनों R वर्सेस T, मतलब R वर्सेस T, इस ग्राफ के लिए R वर्सेस T पूछ रहे हैं, तो इस ग्राफ में सिर्फ A दिखाए हैं, B दिखाए हैं, दोनों दिखाए हैं, तो वहां भी दोनों दिखाइए। किस रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होता जाएगा, लेकिन ग्राफ दिखाना कम होगा, आई एग्री, क्योंकि कम नहीं होगा तो कभी इक्वल हो पाएगा। फॉरवर्ड ज़्यादा है और ज़्यादा होता जाएगा तो कभी इक्वल हो पाएगा क्या? तो अगर तो ग्राफ में क्या, एक ग्राफ आपको एक क्या बताया सर, एक ग्राफ एक्चुअली रिवर्सेबल रिएक्शन का नेचर बता रहा है, राइट। एक ग्राफ सर रिवर्सेबल रिएक्शन का नेचर ही क्यों बताया? अगर ऐसा ग्राफ देते एवरीवन, यहाँ देखिए ग्राफ अगर ऐसा देते, ध्यान से देखिएगा, ये भी इंटरेस्टिंग है, C वर्सेस T का ग्राफ, राइट। ये ग्राफ रिवर्सेबल रिएक्शन है, क्यों नहीं है सर? लास्ट में एक का वैल्यू 0 हो गया, मतलब ये नहीं बचा, मतलब ये 100% फॉरवर्ड की तरफ चला गया, राइट। ऐसा नहीं कि सर टाइम के साथ जाके कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट सर टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया, 0 पे तक कांस्टेंट वैल्यू है। वी आर वेरी वाइज पीपल, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है सर। देखिए ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और ये भी कांस्टेंट हो गया, रिवर्सेबल बोल देंगे भाई इसको, ई रिवर्सेबल बोलेंगे, क्योंकि इसमें 100% ए खत्म हो गया, राइट, करेक्ट ना। चलिए इसका ग्राफ आप लोग ट्राई किए, मैं ड्रॉ करूं, मैच कीजिएगा। RF और RB में कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा? t=0 पे, t=0 पे RF और RB नीचे रहेगा। RB कहाँ रहेगा? ये हाँ या ना? यहाँ के लिए कौन कौन लोग एग्री कर रहे हैं? हाँ, t=0 पे आपके पास B थोड़ा बहुत है या नहीं है, देखिए तो t=0 पे क्या RB 0 रहेगा या बैकवर्ड भी होता रहेगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 कब रहेगा? जब
बी आपके पास बिल्कुल जीरो रहता है एज इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या बी आपके पास जीरो है या थोड़ा है, इसलिए आर बी का ग्राफ क्या है, आर बी का वैल्यू एट इसी में तो एक और ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा, इज इट टी इक्वल जीरो पे आर बी इक्वल टू जीरो, आर बी नॉट इक्वल टू जीरो, आर बी जीरो के बराबर नहीं है। कोई पूछा क्यों नहीं है सर, थोड़ा तो बी था, तो उसी से अपना रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, राइट। दैट्स भाई यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, समझ गए। ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग इसका ग्राफ है। तो ये ग्राफ किसका रहेगा, आर बी का, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे पास बी थोड़ा था, उसकी वजह से बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी हो रहा था, अरे फॉरवर्ड था, राइट। अरे टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पॉइंट, सही है ना एवरीवन। इसका मतलब मुझे लगता है कि इस टाइप का ग्राफ को अब आप लोग पढ़ लेंगे, राइट, हो जाएगा। इसको आसान ग्राफ मत मानिए जेई मेन से ऊपर का लेवल ग्राफ हो गया, क्योंकि अभी हम लोग डील कर रहे हैं तो सब कुछ समझ में आ गया। अचानक से दे दिया जाता है ना, जैसे डायरेक्ट केसी क्यूसी पढ़ाते रहते हैं, जिसके लिए आप लोग वेट करेंगे और ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर व्हाट कि कब केसी आता है, कब केपी आएगा, राइट, सब आएगा। बट अगर ये आ जाता तो उस टाइम पे यहाँ पे एनालाइज किया हो तो वहाँ पे माइंड क्लिक करेगा, राइट। केस 4 एक और लेते हैं। अब केस थर्ड में बहुत सारा केस बन सकता है, दो और केस बन सकता था, तो वो दो केस आप समझ जाइएगा। क्या केस बन सकता था सर, ए ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तीन केस था ना हर केस में, हर केस में तीन केस, राइट। तो बाकी तो समझ जाएंगे ना कि कोई क्या क्या हो सकता है। देखिए t इक्वल जीरो पे क्या आपके पास AC है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, आपके पास A है B है या दोनों है आपके हाथ में, t इक्वल जीरो पे दोनों है। अच्छा एक मिनट, इज इट कंपल्स इस केस में इज इट कंपल्सरी बैकवर्ड जाने के लिए B का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पे किसी के माइंड में शायद एक मिसकॉन्सेप्शन बैठ जाएगा कि शायद बैकवर्ड जाने के लिए बी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही रहेगा ए से, राइट। मे और मे नॉट, हो भी सकता नहीं हो सकता, उसको एक ग्राफ लेकर मैंने क्या बोल दिया, समझ में आया। चलिए अभी यहाँ देखिए, इसका मतलब बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा, उसके लिए टी इक्वल टू जीरो का कॉन्सेंट्रेशन देखकर सिर्फ बात करेंगे या ग्राफ का पैटर्न देखकर। और ग्राफ के पैटर्न में जो डिक्रीज करेगा उसके डायरेक्शन में ओवरऑल रिएक्शन जाएगा, करेक्ट। इसलिए टी को जीरो का वैल्यू देखकर नहीं बोल सकते हैं आप। इस बात को ज़्यादा प्रूफ मिल जाएगा क्यूसी और केसी में, वेरी मच डिपेंड्स ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। ओके, तो यहाँ पर इस केस में आपके पास क्या हो रहा है, ए का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, अब बी का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन इस टाइम से पहले तक टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम तक, यहाँ से यहाँ के बीच में ओवरऑल रिएक्शन किधर बढ़ रहा था, बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब बताइए
अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द ग्राफ टी इक्वल पे किसका रेट ज़्यादा रहेगा? बैकवर्ड का ज़्यादा रहेगा, फॉरवर्ड का कम था, लेकिन फॉरवर्ड का कम था लेकिन जीरो नहीं था, राइट? कम था लेकिन जीरो नहीं था। तो ए आर एफ का है, इसलिए मैंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया। आर बी जहाँ पे इक्वल हो जाएगा तो इक्वल होकर इंटरसेक्ट करके जाएगा या इक्वल होकर सेम होकर कांस्टेंट हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। ए करेक्ट है एवरीवन? हो गया ना? देखिए तो टी इक्वल 0 पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? इसको नेक्स्ट केस मान लीजिएगा, जो भी केस बना रहे हैं, ए का ज़्यादा है, बट रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? बैकवर्ड, क्योंकि इसका अमाउंट कम हो रहा है, इसका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, राइट? इसका मतलब यहाँ पे आर वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, तो आर वर्सेस टी में ओवरऑल बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ए आर बी ए इनिशियली रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा रहा होगा, राइट? डैम श्योर विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड। सर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट ऑल्सो, राइट? बहुत सारा फैक्टर है, ये ऐसा कैसे हो सकता है वो आगे पढ़ के पता चलेगा, बट ऐसा हो सकता है, करेक्ट ना? एक इसका रहेगा आर बी का, एक इसका रहेगा आर एफ का। अगर एक मिनट, अब यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया कि सर बैकवर्ड जाने के लिए बी का अमाउंट टी इक्वल 0 पे ए और ए के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट बैकवर्ड जाने के लिए टी इक्वल 0 पे डैम श्योर रेट ऑफ बैकवर्ड टी इक्वल 0 पे ज़्यादा ही रहेगा, करेक्ट? और एक कम रहेगा और एक डिक्रीज होकर इक्वल होगा, करेक्ट? इसका मतलब इस टाइप का ग्राफ देखकर आप अब तो इतना तो एनालाइज कर पाएंगे ना? तो देखिए, जिससे मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा था, यहाँ देखिएगा, बस सब लोग देख रहे हैं, बस एक ग्राफ था, नहीं कितना ग्राफ है जिससे मैं पढ़ाता हूँ? थोड़ा रेफरेंस लेते हैं पढ़ाने के लिए, एक ही ग्राफ है ना? इसी एक ग्राफ को इतना सिचुएशन में मैंने तोड़ दिया, राइट? ये जस्ट एक सीक्वेंस के लिए कि हाँ इसके बाद क्या लेने से अच्छा रहेगा, इसके लिए स्टडी मटेरियल थोड़ा लेकर इन करता हूँ। अदरवाइज एक टॉपिक अब मिल गया, अब उस पर क्या क्या हो सकता है एज ए टीचर, तो बोर्ड पे जैसे ये मेरे दिमाग में नहीं था, शायद 10 साल में पहला बार ग्राफ ड्रॉ किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। अब पढ़ाते पढ़ाते एक फ्लो में अगर आ गया दिमाग में, ऐसा हो सकता है, राइट? हो गया ना? इसको हटाया जाए। हाँ, ये ग्राफ इस ग्राफ के पैटर्न में बी का देखिए और ए का देखिए, तो ग्राफ ए टाइम के साथ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? इस यहाँ पे इसके पहले का बात कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद का तो टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया वैल्यू, राइट? ए ज़्यादा हो रहा है तो कौन खर्च हो रहा होगा?
ए किससे बन रहा होगा? इसका मतलब बी, इसका मतलब है कि बी कंज्यूम हो रहा है और ए प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? तो बी कंज्यूम होकर ए बन रहा है, मतलब ओवरऑल किधर गया है? बैकवर्ड, करेक्ट? इसलिए इंक्रीज और डिक्रीज देखना है, करेक्ट? कब तक इंक्रीज और डिक्रीज? इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद तो इंक्रीज डिक्रीज देखना ही नहीं है, क्योंकि होगा ही नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? तो इस टाइप का ग्राफिकल क्वेश्चन रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, एवरीवन? अब लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। Characteristic of equilibrium point. फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम पॉइंट का क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लिख लीजिए पहला पॉइंट में, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, since both reaction proceed with same rate at equilibrium point, since both reaction proceed with same rate at equilibrium point, therefore relative concentration of reactants and products present at equilibrium point relative concentration of reactants and products present at equilibrium point will not change with time. Will not change with time. तो ग्राफ से ही देख रहे थे, इतना सारा ग्राफ तो इसी पे बात किया ना। आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होता है या कांस्टेंट हो जाता है? कम होगा, ज़्यादा होगा, इक्वल होगा या कांस्टेंट रहेगा? सर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, बट जो भी होगा टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगा फिर, राइट? चलिए एक और पॉइंट लिखिए, द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रिएक्शन होते रहता है, रुकता नहीं है, राइट? It means reaction does not stop. It means reaction does not stop, comma,
both the forward and backward reaction, both the forward and backward reaction continue to take place, continue to take place with equal rates, continue to takes place with equal rates. यहाँ से कल, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल भी तो क्लास ले सकते हैं ना एवरीवन, कोई प्रॉब्लम? क्रैश कोर्स वाले से नहीं पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली क्रैश कोर्स को तो क्लास होगा ही। चलिए आज के लिए इतना ही। एक्स्ट्रा क्लास है, नो नीड टू गिव द अटेंडेंस। ओके, थैंक यू एवरीवन।